हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी और जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करते हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड, रक्त, या फिर आप किसी को बोल लीजिए रुधिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि ब्लड का जो अध्ययन होता है, रक्त का जो अध्ययन होता है, वो क्या कहलाता है। वो कहलाता है सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी, आप बोल सकते हो। ओके, तो सेरोलॉजी एंड हेमेटोलॉजी क्या होता है? ब्लड के अध्ययन को, यानी कि जब उसकी स्टडी की जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं। फिर हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ब्लड होता है, ब्लड को आपने सुना होगा कि इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, मीन संयोजी ऊतक बोलते हैं। ठीक है, संयोजी ऊतक क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि शरीर के और जो अन्य अंग हैं और जो अन्य टिश्यू हैं, जो ऊतक है, उनको जोड़ने का काम करता है, इसलिए उससे क्या बोलते हैं? संयोजी। यहाँ पे लिखा भी है, ऊतक बोलते हैं। फिर इसका जो पीएच होता है, कितना होता है? पीएच की अगर मैं बात करूं, जैसे एक स्केल है, मान लिया ये स्केल है, इसके बीच में सेंटर में हमने मान लिया कि ये 7 है। 7 उदासीन होगा, 7 उदासीन होगा, और जब 7 प्लस में जाएंगे, मतलब 7, 8, 9, 10, तो वो अल्कलाइन हो जाएगा। जब हम माइनस में जाएंगे, जैसे 7, 6, 5, 4, 3, 2, तो वो क्या हो जाएगा? एसिटिक हो जाएगा, मतलब अम्लीय हो जाएगा। तो 7 क्या होता है? उदासीन होता है। प्लस में जाएंगे तो क्या होगा? क्षारीय, जिसे हम बोलते हैं अल्कलाइन। तो यहाँ पे 7.4 लिखा हुआ है। इट मीन्स कि जो ब्लड होता है वो क्या होता है? वो हल्का क्षारीय होता है। ये बात समझ में आ गई? ओके, फिर आता है कि वयस्क मनुष्य में कितना होता है रक्त? तो याद रखिएगा, 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर होता है। मेल में 5.5 होता है, और महिलाओं में जो फीमेल्स होती है उसमें कितना होता है? 5 लीटर होता है। एवरेज की अगर हम बात करें तो एवरेज होता है 5 से 8। एवरेज मतलब औसत 5 से 8 लीटर। और अगर हम बात करें कि जो ह्यूमंस होते हैं उसमें टोटल जो उनके बॉडी का वेट होता है उसका कितना होगा? तो टोटल वेट का वो होता है 8 से 10% होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो मैंने बताया कि ब्लड के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी बोलते हैं। इसको हम संयोजी ऊतक भी बोलते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया इसका जो पीएच होता है 7.4 होता है, यानी कि हल्का क्षारीय होता है। इसे बफर विलेन भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद मैंने बताया कि जो एवरेज होता है वो कितना होता है? 5 से 8 लीटर। और रक्त की मात्रा मानव के शरीर का जो टोटल भार होता है उसका कितना होती है? 8 से 10% होती है। मेल में 5.5 लीटर होता है, फीमेल में 5 लीटर होता है। तो यहाँ से ये फैक्ट है, यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, तो ये हमें जानना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं कि भाई ये जो रक्त है, हमने तो ये देख लिया कि इसके स्टडी को क्या कहते हैं, इसका पीएच क्या होता है, किसमें कितना पाया जाता है। हमें ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि इसका निर्माण कहाँ पे होता है। तो बताती हूं मैं कि अस्थि मज्जा यहाँ लिखा हुआ है, रेड बोन मैरो। वयस्कों में जो वयस्क होते हैं उनमें ये रेड बोन मैरो। अब आपको एक चीज बताती हूँ। देखिए, जैसे ये बोन है ना, ये मैंने बोन बना दिया, मैंने पढ़ाया हुआ है। बोन वाले चैप्टर में जाके देखिएगा, बोन वाली वीडियो को देखिएगा, अच्छा समझ में आएगा। बहुत डीप में पढ़ाया है। एपिडिडाइमिस होगा, मतलब इसके पूरे पार्ट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ना, इसको हटा दिया जाए तो इसमें क्या है? जालीनुमा संरचना पाई जाती है ना, बोन मैरो। यहीं पर ही किसका निर्माण होता है? इसी को हम बोलते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ब्लड का निर्माण होता है। अब जो बेबी होगा, मतलब जो माँ के गर्भ में होगा, अभी वो बॉर्न नहीं हुआ है, पैदा नहीं हुआ है, और उसमें मतलब जब वो माँ के गर्भ में, तो उसमें क्या है? बोन्स का भी, मतलब बोन्स भी नहीं बनी है, तो उसमें कैसे ब्लड का निर्माण होता होगा? उसमें, उस बेबी में जो ब्लड का निर्माण होता है वो लीवर में होता है। तो ये भी जानना चाहिए। ठीक है, तो वयस्कों में रेड बोन मैरो, अस्थि मज्जा जिसे हम बोलते हैं, एम्ब्रियो जिसे बोलते हैं, भ्रूण जिसे बोलते हैं, वो लीवर में होता है। लीवर मतलब यकृत। ओके, रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक तो होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिराणु। प्लाज्मा की अगर बात करें तो वो 60% होता है, जो तरल पदार्थ होता है। जैसे मैं बोलूं, आप लोग चाय तो बनाते ही होंगे। चाय को आपने बनाया और चाय को छान दिया, जो छन्नी में रह गया वो रुधिराणु है, और जो तरल पदार्थ यानी कि जिसे आप पी रहे हैं, तो वो जो चाय होगी वो क्या हो गया? वो प्लाज्मा हो गया। तो प्लाज्मा होता है 60%, और बाकी का 40% क्या होता है? क्या कहते हैं? रुधिराणु। ओके, ब्लड कॉर्पस जिसे बोलते हैं, रक्त कणिकाएं जिसे हम बोलते हैं। अब ये जो प्लाज्मा है, इसमें इसके 2 प्रोटीन है, फाइब्रोनोजेन और
थ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन को हम अभी देखेंगे बहुत, जब ब्लड क्लॉटिंग थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है, वहां पे बताऊंगी। फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत मदद करता है। फिर उसके बाद आ जाइए रुधिराणु। रुधिराणु, अब रुधिराणु में क्या क्या आता है? WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, RBC रेड ब्लड सेल्स, और फिर आता है ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु। और WBC को क्या बोलते हैं? व्हाइट मीन्स श्वेत रक्त कणिकाएं, और RBC मतलब लाल रक्त कणिकाएं। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये मान के चलती हूँ इतनी चीजें आप लोग के दिमाग में बैठ गई। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ, जो आपने सेरम का नाम सुना होगा, किसका? इससे रिलेटेड बता रही हूँ, सेरम का नाम सुना होगा। जब प्लाज्मा से फाइब्रोनोजिन प्रोटीन को निकाल लिया जाता है तो जो शेष भाग बचता है उसको सेरम बोला जाता है। ओके, उसको क्या बोलते हैं? सेरम बोलते हैं। एक मिनट लिख के भी दिखा देती हूँ, सेरम। ओके, चलिए, ये रहा ब्लड। तो ब्लड में हम क्या देखेंगे? रक्त की आनुवांशिकी, जिसमें हम देखेंगे ब्लड ग्रुप। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ओ मीन्स 0 क्योंकि उसमें एंटीजन नहीं होता है। अभी मैं अच्छे से चार्ट बना दूंगी, आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा और आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे रक्त की कार्यकी। रक्त की कार्यकी में हम क्या देखेंगे? WBC देखेंगे, RBC देखेंगे, ब्लड प्लेटलेट्स देखेंगे। ओके, अब देखिए, इसकी जो खोज की थी रक्त की, तो किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1900 में, 1900 ईस्वी में इन्होंने की थी, जिसके लिए 1930 में इन्हें नोबेल भी दिया गया था। तो लैंडस्टीनर का नाम आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, वन लाइनर में आता है। एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन और आउट के लिए, पॉइंट में बहुत, 1 मार्क्स तो बहुत बड़ी बात हो गई। रक्त की भिन्नता का कारण क्या होता है? अब ध्यान से सुनिए, रक्त की भिन्नता का कारण RBC में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन बोल लीजिए या इसे आप एंटीजन बोल लीजिए, यही जो है कारण होता है RBC के भिन्नता का। इसी की उपस्थिति के कारण हम 4 वर्गों में बांटते हैं, 4 पार्ट्स में इसे डिवाइड करते हैं। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप, जिसे हम 0 ही बोलते हैं। ओके, तो एंटीजन कौन से पाए जाते हैं इसमें 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप के लिए? ए एंटीजन, बी एंटीजन और आई, स्मॉल आई, जिसे हम लिखते हैं स्मॉल आई। तो एंटीजन इसमें होता है। और आपको बताऊं मैं कि एंटीजन के विपरीत इसमें एंटीबॉडी भी पाई जाती है। तो मैं एक चार्ट बना के समझाती हूँ। ओके, तो अभी मैं क्या बताने जा रही हूँ आपको? रक्त की आनुवांशिकी यानी कि ब्लड ग्रुप बताऊंगी, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, WBC, RBC वगैरह को पढ़ेंगे। चलिए, तो अब मैं ये बताऊंगी रक्त की आनुवांशिकी में कि जो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, वो उसके लिए जो 3 प्रकार के एंटीजन है और 2 प्रकार की एंटीबॉडी है, उसको मैं एक चार्ट बना देती हूँ। सबसे पहले तो याद रखिए कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप है ना, ए बी एंड ओ, यही है, और तो कुछ नहीं है ना? ठीक है, ये मैंने बना दिया इधर। अब ध्यान से सुनिए, ये ब्लड ग्रुप जो हमारा ए ब्लड ग्रुप है, ए बी है या फिर बी ब्लड ग्रुप है या ओ है, उसके लिए 3 एंटीजन होते हैं। 3 एंटीजन जिम्मेदार हैं, 3 एंटीजन जिम्मेदार है। कौन से एंटीजन? IA, IB और स्मॉल आई। याद रखिएगा, IA, IB और स्मॉल आई, इसको स्मॉल आई। तो ये 3 प्रकार के एंटीजन है, यही बताते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, AB होगा या फिर O होगा। ये जो एंटीजन है ये हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। हर एक लक्षण के लिए आपको पता है जिन जिम्मेदार होते हैं, और जिन हमेशा क्या होते हैं? पेयर्स में पाए जाते हैं। तो ये एंटीजन मैंने बताया, ध्यान से देखिएगा, IA, IB। एंटीबॉडी की अगर हम बात करें, इसके विपरीत एंटीबॉडी की बात करें तो ए एंटीबॉडी एंड बी एंटीबॉडी, ये 2 एंटीबॉडीज होती हैं। यही बताते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ये 4 प्रकार का, इसमें से कौन सा हमारा ब्लड ग्रुप होगा। ध्यान से सुनिए, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो आपको समझने में आसानी होगी। ओके, चलिए,
अब इस चीज को दिमाग में रखिए, 3 एंटीबॉडी। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, बार बार बोल रही हूं मैं, तो आपके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी? आई ए, मैंने बोला पेयर्स में मिलेगा, आई ए, या तो ये होगी, या फिर बोलिए कि मैम आई ए और स्मॉल आई होगा। स्मॉल आई अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, तो आई ए होगा आपके पास एंटीजन, आई ए या स्मॉल आई आपके पास होगा एंटीजन। इन दोनों में से कोई एक होगा अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है। एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? याद रखिएगा, एंटीजन और एंटीबॉडी में एंटीजन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप का होता है, सी, और इसका जो होता है उल्टा टी। तो अगर ये दोनों सेम जाति के होते हैं, अगर ए होते हैं, तो ये आपस में शिफ्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और ब्लड चिपक जाएंगे और रक्त का थक्का शरीर के अंदर ही जम जाएगा और इंसान की डेथ हो जाएगी। तो ये हमेशा याद रखेगा कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी हमेशा बी होगी, अगर बी है तो ए होगी, अगर ए बी है तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। ये चीज आप लोग को दिमाग में रखना है। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सी होगी, जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड, एंटीबॉडी कौन सी होगी? तो अभी मैंने बताया कि सेम जाति का तो नहीं होगा, तो यहाँ पे बी एंटीबॉडी होगी, है ना। अब आ जाइए बी ब्लड ग्रुप पे, ब्लड ग्रुप बी पे आ जाइए। बी की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा एंटीजन होगा? आई बी होगा, या फिर आई बी और स्मॉल आई। मैंने फिर बोला कि स्मॉल आई खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, तो ए में क्या हो गया? आई ए स्मॉल आई। बी ब्लड ग्रुप में क्या हो गया? आई बी या फिर आई बी और स्मॉल आई। ठीक है, एंटीबॉडी कौन सी होगी? सीधा बोलिए मैं मात हो गया, हमें ए होगी, है ना। सेम अक्षर की, सेम जाति की तो होगी नहीं, मतलब ए तो होगी नहीं। अब आ जाइए ए बी पर, अब आ जाइए ए बी ब्लड ग्रुप पे, ए बी ब्लड ग्रुप। इसमें कौन सा एंटीजन होगा? इसमें एंटीजन होगा आई ए आई बी, बस। इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी? नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी। ठीक है, अब आ जाइए ओ की अगर हम बात करते हैं तो मैंने बोला आई अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे नो एंटीजन। एंटीबॉडी की बात करें तो इसमें ना तो ए है ना ही बी है, तो यानी कि एंटीबॉडी दोनों ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें बोथ आ जाएंगी, मींस ए एंड बी। ये बात समझ में आ गई क्या? मैंने बोला ए ब्लड ग्रुप के लिए आपका एंटीजन हो जाएगा आई ए या आई ए स्मॉल आई, एंटीबॉडी हो जाएगी बी ब्लड ग्रुप के लिए आई बी या आई बी स्मॉल आई, और एंटीबॉडी हो जाएगी ए बी के लिए आई बी, और इसमें एंटीबॉडी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही एंटीजन है, ए भी है बी भी है, इसीलिए अगर ए और बी दोनों कोई भी रहता है तो दिक्कत हो जाएगी। आपको बताया मैंने कि उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि वो आपस में चिपक जाएंगे और ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। ओ की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी होती है? स्मॉल आई होती है, ये खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पाती है, यानी नो एंटीबॉडी, नो एंटीजन एंड एंटीबॉडी बोथ पाई जाएंगी ए एंड बी। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गया। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं और उसके लिए 3 प्रकार के एंटीजन जिम्मेदार होते हैं और 2 एंटीबॉडी। ठीक है, फिर मैंने बताया ए ब्लड ग्रुप के लिए आई ए या फिर आई ए स्मॉल आई, एंटीबॉडी हमेशा दूसरी जाति की होगी, यानी बी पाई जाएगी, बी में ए पाई जाएगी। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें नो एंटीबॉडी, याद रखिएगा, और ओ में बोथ एंटीबॉडी पाई जाती है। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप जो है ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, क्योंकि इसमें जो है इसमें ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो इससे प्रॉब्लम ही नहीं है। इसी तरीके से इसमें एंटीजन नहीं है इसीलिए डोनर होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो यूनिवर्सल डोनर आपका हो जाता है ओ और यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाता है क्या कहते हैं ए बी। ये बात समझ में आ गई। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और अगर ये चार्ट समझ गए तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इस वाले
पार्ट से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग आते हैं रक्त की कार्यकी पर, आते हैं रक्त की कार्यकी पर, ठीक है। ओके, आरबीसी, आरबीसी की अगर हम बात करें, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल का जो आकार होता है वो पहिए के आकार का होता है, गोलाकार होता है, लेकिन बीच से क्या होता है, चपटा होता है। एक बार आप देखिएगा, गूगल करिएगा, आपको दिखेगा उस पे, ठीक है, उसका आकार कैसा होता है, ठीक है। संख्या मापन, इसकी संख्या मापन को क्या बोलते हैं, हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर से इसकी संख्या का मापन करते हैं, याद रखिएगा। आरबीसी का जो बायोलॉजिकल नेम होता है एरिथ्रोसाइट होता है, एरिथ्रोसाइट्स होता है, ये याद रखिएगा। आकार में गोल होता है, बताया मैंने, बीच से चपटा होता है। इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। लाइसोसोम क्या करता है, उसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं, यानी कि जो मृत कोशिकाएं होती है उसको क्या करता है, ये खा जाता है, लेकिन इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। तो इसकी जब डेथ होती है तो क्या होता है, तो आप लोग बोलो मैम हमें पता है, स्प्लीन में ही जाता है, ये लीवर द्वारा पचाया जाता है, खैर हम अभी देखेंगे। चलिए, तो लाइसोसोम नहीं होता है, ये याद रखेंगे, मृत सेल को खाता है ये। फिर उसके बाद इसमें केंद्रक नहीं होता। अगर इसमें केंद्रक नहीं होता है तो आपको पता है केंद्रक में हमारे क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि हमारा डीएनए होता है। अगर किसी का पता करना डीएनए तो इससे तो पता नहीं चल सकता आरबीसी से, है ना, क्योंकि इसमें केंद्रक ही नहीं है, ठीक है। तो ये केंद्रक रहित होता है। कार्य क्या होता है, अब एक बात बताइए, ब्लड का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन, गैसेस का परिवहन, गैसेस में मींस CO2 हो गया, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एंड ऑक्सीजन हो गया, उसको क्या करता है, उसका परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, यही काम होता है, ठीक है। रंग इसका लाल होता है, इसका लाल रंग होता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का लाल क्यों होता है, उसमें लौ पाया जाता है, आप लोग को अच्छी तरीके से पता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो यौगिक है उसे हम बोलते हैं हिमैटिन, क्या बोलते हैं, हिमैटिन बोलते हैं। और हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त क्षीणता होती है, आप लोग को अच्छी तरीके से पता है। और आपने देखा होगा कि ब्लड की कमी को क्या बोलते हैं, एनीमिया, है ना, एनीमिक उसे बोलते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। आरबीसी के निर्माण में जो जो सहायक होता है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, निर्माण में सहायक है प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड आयरन, प्रोटीन, विटामिन एंड विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, ये सब इसके निर्माण में सहायक होते हैं। फीमेल्स में 40 से 50 लाख होता है। फीमेल्स में जो मेल होते हैं उनके कंपेयर में कम होता है, बिकॉज ऑफ आपको पता है मासिक धर्म जो MC होता है, इस वजह से, है ना। एंड मेल्स में 55 लाख होता है। जीवन काल इसका 100 से 120 दिन होता है। जब ये डेथ हो जाती है इसकी, जब मर जाता है, मृत हो जाता है, तो उसके बाद ये लीवर के द्वारा पचाया जाता है, लीवर इसे पचाता है, लेकिन जो इसका शेष भाग बचता है वो स्प्लीन में जाता है, प्लीहा में जाता है, और प्लीहा में इसीलिए प्लीहा को क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान, है ना। और उसके बाद अगर आरबीसी की अधिकता हो जाती है शरीर में, तब कहाँ जाएगा, अगर आरबीसी की अधिकता हो जाती है तो वो भी स्प्लीन में ही जाएगा। इसीलिए स्प्लीन को आप कब्रिस्तान तो बोलते ही हो, साथ में क्या बोलोगे, ब्लड बैंक भी, बॉडी का ब्लड बैंक भी बोलोगे, है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई क्या। आरबीसी के बारे में अगर हम बात करें तो आरबीसी का जो सबसे बड़ा आरबीसी जो होता है वो एलिफेंट का होता है, मतलब हाथी का होता है। और सबसे छोटा जो होता है वो किसका होता है, कस्तूरी मृग का होता है। और मैंने बोला इसमें केंद्रक नहीं होता, लेकिन एक्सेप्शन तो हर जगह पाए जाते हैं। अपवाद है इसके लामा और ऊंट, लामा और ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो मैं ये मान के चल रही हूं कि मैंने आरबीसी अच्छे से बता दिया है। इसका बायोलॉजिकल कई बार पूछा जाता है, एरिथ्रोसाइट है, आकार में ये गोलाकार होता है, बीच से चपटा होता है। ओके, अच्छा एक चीज और याद रखिए, सोते समय 5% आरबीसी की संख्या कम होती है, और जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो, मींस 400 प्लस में जब आप ऊपर चले जाते हो ऊंचाई पर, तो वहां पर क्या होता है, लगभग 30% तक वृद्धि हो जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़े। WBC, अब इसकी बात करें तो याद रखिएगा, आरबीसी जो था उसमें कलर था, हीमोग्लोबिन, है ना, लॉ, लेकिन ये इसमें कलर नहीं है। तो जहां भी शब्द आता है ल्यूको,
है ना। ल्यूको शब्द आएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए उसमें कलर नहीं है, मतलब ये व्हाइट होता है। इसके आकार की बात करें तो अनिश्चित, कई किताबों में आपको अमीबा मिलेगा, और आप लोग को भी पता है कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। तो WBC इसका आकार अमीबा, ल्यूकोसाइट इसको बोलते हैं, संख्या 10,000 होती है। ये क्या करता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाता है ना। कई प्रकार के होते हैं जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो 90 से 95% आपके इम्यून सिस्टम को बनाता है, वो होता है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। निर्माण इसका अच्छा, आरबीसी का निर्माण कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में, इसका भी वहीं पे ही होगा। ना केवल इसका बल्कि ब्लड प्लेटलेट्स का भी वहीं पे ही होता है। फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ और बताती हूँ ये वाला पार्ट, यहाँ पे जालीनुमा संरचना पाई जाती है, इसको अगर हटा देंगे वहीं पर ही इसका निर्माण होता है। आप एक बार बोन वाला वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। चलिए, निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है, कभी कभी लिम्फ नोड और स्प्लीन या फिर लीवर में भी होता है, ये बात याद रखिएगा। पुरुष और महिला में ये बराबर होता है। केंद्रक होगा इसमें, आरबीसी में केंद्रक नहीं था, लेकिन एक्सेप्शन कौन था, लामा और वुड। रंग सफेद है, पुलिसमैन ऑफ द बॉडी बोलते हैं इसे। जीवन काल इसका 10 से 12 दिन होता है, कई बार 2 हफ्ते भी मिल जाएंगे आपको, तो 10 to 12 डेज होता है। टाइप्स ऑफ WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करें, बेसोफिल, एसिडोफिल, मोनोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी एंड टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। तो ये हमने देख लिया WBC। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स देखेंगे, इसका नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। अभी जब क्लॉटिंग वाला देखेंगे वहां पे ये नाम आएगा, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। 3 लाख mm क्यूब, 3 लाख पर mm क्यूब मिलेगा ये। जीवन काल इसका 7 डेज होता है, इसकी जो लाइफ लाइन होती है 7 डेज होती है। और इसका आकार उत्तल लेंस की तरह होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। निर्माण बोन मैरो में हो रहा है। मृत्यु अगर होगी कहाँ जाएगा, स्प्लीन में जाएगा। WBC कहाँ ये क्या कहते हैं, आरबीसी कहाँ जा रहा है, स्प्लीन में, है ना। और ये भी कहाँ जा रहा है, स्प्लीन में जा रहा है। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में ये पाया जाता है, केंद्रक इसमें नहीं होगा, याद रखिएगा। और कार्य इसका क्या है, देखिए आरबीसी में केंद्रक नहीं है, इसमें भी केंद्रक नहीं है प्लेटलेट्स में, लेकिन WBC में केंद्रक है। कार्य क्या करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब कि जो रक्त का थक्का है उसमें मदद करता है। डेंगू मच्छर की अगर हम बात करें, आप लोग देखते होंगे, बड़ा मतलब एक महामारी की तरह फैल जाता है ना, स्पेशली जहाँ पे इसके लिए किसी भी मतलब मच्छर वगैरह के लिए तो वेदर बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन जहाँ पे बारिश हो रही होती है बहुत ज्यादा, है ना, और पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे मच्छर पैदा होंगे। तो ये जो डेंगू का मच्छर होता है ये अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में मतलब ये ज्यादा एक्टिव रहते हैं और ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये वहीं पे ही अटैक करते हैं जहां पर ये प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। जब ये अटैक कर देते हैं तो उसका निर्माण बंद हो जाता है, और ऐसे में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर गिरने लगता है। जब ब्लड प्रेशर गिरेगा तो क्या होगा, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं मिलेगा। और ऐसे में क्या होता है, अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है तो कई बार डेथ भी हो जाती है। खैर, तो ये हमने ब्लड प्लेटलेट्स देखा, इसका नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं आरएच फैक्टर को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले लोगों को मतलब वैज्ञानिकों को लगता था कि 2 ही ब्लड, एक तो ए है और बी एंटीजन, है ना, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ए बी ही नहीं है, कुछ और भी है। तो 1930 में स्टीनर और विनर ने ब्लड में एक अन्य एंटीजन की खोज की, एंटीजन बोल लीजिए या प्रोटीन बोल लीजिए, उस एक मंकी में की, रिसस मंकी से बोलते हैं, फ्लाइंग मंकी भी बोल सकते हैं आप, तो उसमें खोज की। और जिन व्यक्ति, अब उसका नाम क्या दे दिया, आरएच फैक्टर। इन्होंने बोला कि अब बाद में ये पता चलता है कि ये जो है ह्यूमंस में भी मिलता है। पहले तो उन्होंने मंकी में देखा, बाद में इनको पता चला कि ये ह्यूमंस में भी मिलता है।
तो जिन ह्यूमंस में ये मिलता है उनको RH प्लस बोलते हैं पॉजिटिव, जिसमें नहीं मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं RH नेगेटिव बोलते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई, जिन व्यक्तियों में मिलता है RH पॉजिटिव, जिनमें नहीं मिलता है वो RH नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप A प्लस है ना, मतलब A पॉजिटिव है, तो ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव हुआ, यानी कि हमारे पास एंटीजन A है और एंटीबॉडी B होगी। उसी तरीके से यहाँ पे RH प्लस होगा, है ना। अगर RH प्लस है, RH फैक्टर है तो प्लस बोलेंगे, नहीं है तो मींस नेगेटिव। तो RH एंटीजन RH प्लस है तो यहाँ पे RH एंटीबॉडी नहीं होगी, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर A ब्लड ग्रुप है तो आप क्या बोलोगे, A एंटीजन होगा, B एंटीबॉडी होगी। लेकिन अगर RH प्लस है, RH फैक्टर प्लस, तो RH एंटीबॉडी वहां पे नहीं होगी, ठीक है। RH नेगेटिव वाले में एंटीबॉडी होगी, पॉजिटिव वाले में नहीं होगी, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो RH फैक्टर समझ लिया। उसके बाद आपने सुना होगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या है, एक डिजीज है। एरिथ्रो मतलब होता है रेड सेल्स, लाल सेल, लाल कोशिका होता है। ब्लास्ट मतलब होता है ब्रेक, एंड फिटालिस मतलब होता है फर्टल, यानी भ्रूण जो होता है, माँ के गर्भ में रहेगा तो भ्रूण ही होगा। ओके, तो होता क्या है कि ये RH फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है। मींस अगर मेल RH पॉजिटिव है, अगर उसका ब्लड क्या है, मेल का अगर क्या है RH प्लस है और फीमेल का क्या है RH माइनस है, तो ऐसे में क्या होता है कि जब पिता का रक्त RH पॉजिटिव और माता का रक्त RH नेगेटिव होता है, तो शिशु का गर्भ में, या अगर वो पैदा भी हो गया तो तुरंत उसकी मतलब पैदा होने के तुरंत बाद उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ऐसा पहली संतान के बाद ही होता है, याद रखिएगा। किसी नवजात शिशु यानी फर्टल की लाल कोशिका टूटने से इसे क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। रेड सेल के टूटने के जो रेड सेल है, जो वो ब्रेक होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेमोलाइसिस। हेमोलाइटिक भी इसीलिए इसे बोलते हैं हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी। तो याद रखिएगा, ये हमने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस देखा, कई बार पूछ लेता है क्या है ये। ओके, तो हमने यहाँ तक देख लिया। थोड़ा सा ब्लड क्लॉटिंग पे चलते हैं और उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देख लेते हैं रक्त का थक्का बनाने के लिए जो सहायक है उनकी बात कर लेते हैं। विटामिन के तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, यही सहायता करता है। विटामिन के क्या करता है, इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। थ्रोम्बोसाइट और फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम। थ्रोम्बोसाइट क्या है, रुधिराणु है। फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या है, प्रोटीन है। और कैल्शियम क्या है, तत्व है। तो ये सब क्या करते हैं, ये सहायक होते हैं रक्त का थक्का बनाने के लिए। ओके, तो चलिए, ये हमने ब्लड को बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर लिया और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।